जिस किस्म के हालात अभी आप बता रहे हैं जहाँ पे कार्टेल्स हैं और वो ब्लैकमेल करती हैं, तो फिर श्रीलंका में भी ऐसे ही हो रहा था, वेनेजुएला में भी हमने यही चीज देखी, अर्जेंटीना में ये कुछ हो रहा था, लेबनान में ये कुछ हो रहा था। इन चारों ममालिक के जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, आप देखिए उनका क्या हाल है। ऐसी हुकूमतें भी, ऐसे मॉडल भी हमारे सामने हैं जहां पे ऐसे कार्टेल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सियासी हुकूमतों ने उन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो हालात बन रहे हैं वो कहीं न कहीं वियतनाम, वेनेजुएला, श्रीलंका और साउथ कोरिया जैसे हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के कगार पे लगभग खड़ा हो चुका है। और इन चारों देशों में जैसे डिफॉल्ट की सिचुएशन जब पैदा हुई थी, तो उस समय इन देशों में ना ही तो पेट्रोल डीजल रहा था, ना ही खाने पीने की चीजें रही थी, और जो जितना सामान बचा हुआ था वो उनकी कीमतें आसमान छू रही थी। जो वैसे के वैसे आज पाकिस्तान के हालात लगभग इस कगार पे पहुंच चुके हैं। तो कैसे अब आने वाले समय में पाकिस्तान इन चीजों को हैंडल कर पाएगा, और क्या डिफॉल्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यानी कि पाकिस्तान की वो बिल्कुल एज पे, किनारे पे खड़ी। आप अगर जमीनी हकीकत पे नजर गड़ाएं तो आप सोचिए कि 17 से 18 दिन का पेट्रोल रह गया है हमारे पास, तो 30 दिन का डीजल रह गया है। एक्सरे की फिल्में जो हैं वो खत्म हो रही हैं। जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि उनके पास 2 दिन का स्टॉक बच गया है। तो ये फैसला हमने अब करना है अगले चंद हफ्तों में। अब महीने नहीं बचे हैं हमारे पास, अब हफ्तों पे मामला आ गया है, और बड़े इंपॉर्टेंट हमने सवालात के जवाब देने हैं और फैसले करने हैं। बहुत बड़ा फैसला अभी आपने कहा कि शायद हुकूमत ने कहा है कि IMF की टीम आ जाए। देखिए IMF की टीम तो मैं समझता हूँ कि वो इसका जवाब देंगे कि हम तो हमेशा से तैयार थे आने के लिए। IMF एक तो हम गलती ये कर रहे हैं, मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ कि हम कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम, हम ये कहते हैं कि IMF ने ये शराइत लगाए। देखिए असलियत ये है कि जो मुल्क बनाने वाला होता है उसकी वजारत खजाना ये प्रोग्राम बनाती है। सुपरविजन जरूर होती है, जो मिशन चीफ होते हैं IMF के, उनकी सुपरविजन के तहत, लेकिन ये प्रोग्राम बनाया जाता है वजारत खजाना के अंदर। तो ये प्रोग्राम IMF का नहीं है, ये प्रोग्राम वजारत खजाना का है। ये आपको याद है 2019 में जब डॉक्टर हफीज शेख साहब हमारे वजीर खजाना थे, उस वक्त इस प्रोग्राम के ऊपर साइन किए गए। फिर जो शराइत इस पे मानी जाती हैं, वो शराइत हमारी वजारत खजाना प्रपोज करती है कि ये प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, हमारे खसारे का प्रॉब्लम है, उसके हल ये हैं। उसके बाद एक जिसको कहते हैं MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, वो बनता है। उसके ऊपर दोनों फ्रीकैन जो है वो साइन करते हैं। और IMF के प्रोग्राम होते हैं 2 किस्म के, एक फंडेड कहलाता है, एक नॉन फंडेड कहलाता है, या अनफंडेड कहलाता है। फंडेड प्रोग्राम का मतलब यह है कि आपने प्रोग्राम बना लिया IMF के साथ मिलके, अब हम आपको 6 बिलियन देंगे, 8 बिलियन देंगे इस प्रोग्राम की सपोर्ट के लिए। अब ये प्रोग्राम हमारा है, ये शराइत हमारी हैं, और हमने खुद से इसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी जी। अब IMF देखिए 3 बड़े फैसले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने रुपए को, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताएं, इससे पहले कि हमने जो गलत फैसले किए, जो हमने प्रोग्राम 2019 से बनाया, यानी जो हफीज शेख साहब करके गए, ये हुकूमत भी कहती है और दीगर भी माशी, आप भी इस ओपिनियन कहेंगे वो इतना मुश्किल था कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही इतना मुश्किल था कि आज हम इस माशी सूरत हाल में खड़े हुए हैं। यानी हमने बहुत सख्त शराइत पर वो प्रोग्राम मुआहदा किया IMF के साथ। भरोसा आप और से देखने की कोशिश करें तो हम अपनी जो नाकामियां हैं वो किस बैरूनी ताकत या इदारे के ऊपर डालना चाहते हैं। IMF हमें कहीं भी ये नहीं कहता कि आप अपनी बिजली की कीमत बढ़ा दें। IMF ने कभी भी किसी मुल्क को ये नहीं कहा। IMF ये कहता है कि अगर आपको बिजली 40 रुपए की यूनिट पड़ रही है तो आप अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को 19 रुपए 99 पैसे की कैसे दे सकते हैं? आपके पास बाकी 80% बाकी पैसे आपके पास कहां से आए? वो ये कहता है कि अगर आप दुनिया भर से 3000 रुपए का एक यूनिट गैस का खरीद रहे हैं तो आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को वो 200 रुपए में कैसे दे सकते हैं? आप वो डोमेस्टिक सेक्टर को 300 रुपए में कैसे दे सकते हैं? वो कहता है कि आप अपना बिजली के शोबे में खसारा खत्म करें,
जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो रिकवरी करें, जो आपका नुकसान खसारा हो रहा है गैस के सेक्टर में, जो आपकी कॉस्ट कर रही है उसको आप रिकवर करें। अब इसमें पाकिस्तान की भलाई है या नहीं? क्या कोई IMF ऐसी चीज कह रहा है जिसमें पाकिस्तान का अपना मुफाद नहीं है? सही। अच्छा, लेकिन ये बताएं फरूख अली साहब कि आपने जिस तरह कहा कि ये मराद याफ्ता जो तबका है पाकिस्तान में, ये जो सब्सिडीज हुई या जो भी मराद हासिल हुई, जो शोबे जिनको ये मराद हासिल हुई, वो ज़्यादातर एक तरह से आप कह सकते हैं कि अशराफिया से भी ताल्लुक़ रखती है, जिन्होंने ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, वो एमनेस्टीज़ आई, वो टेक्सटाइल सब्सिडीज़ हों, EFS हो, या आपको जो बल्कि टेक्सटाइल का शोबा तो चल ही मराद के ऊपर रहा सालों से, जो लगता है कि एक लॉबीज़ हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब तो IMF हमें कहेगा कि आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, और हमें कई बार कह चुका है IMF, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, ये एप्टेमा और दीगर इदारे, कि ये तो ब्लैकमेल पे भी आ जाते हैं ना। और अभी आप देखा है अपने फुटेजेस के, वो सनतें बंद कर रहे हैं, अपनी जो चाबियां दे रहे हैं हुकूमत को, वो LCs पे कर रहे हैं, लेकिन वो एक लग ये रहा है कि लॉबीज बन रही हैं, लॉबीज इन्फ्लुएंस करने की हुकूमत को कोशिश कर रही हैं कि आप मराद खत्म ना करें और हमें जो मराद हासिल है वो जारी रखें। फरूख साहब, आप जिन लॉबीज को कह रहे हैं, शायद उसको इकोनॉमिक की जुबान में हम कार्टेल्स कह सकते हैं, बड़े मजबूत हैं, और वो हर हुकूमत में होते हैं, तो सिर्फ इस हुकूमत में नहीं है। अच्छा, एक चीज सरफान साहब मुझे महसूस ये हुआ कि हमारी जो फैसला साज शख्सियात हैं वो शायद गाफिल हैं दुनिया के हकाइक से। देखिए, IMF एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 4 की कंसल्टेशंस, यानी कि जो मेंबर ममालिक हैं उनके जो माशी इशारे हैं उनको मॉनिटर करना, एक मॉनिटरिंग का निजाम, ये ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास है, ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास है, ना इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास है। ये सारे आलमी मालियाती इदारे इन्हिसार करते हैं IMF के ऊपर। और अब ये हुआ है कि जो हमारे, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते थे, यानी कि सऊदी अरेबिया है, चाइना है, UAE है, कतर है, वो भी ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया का वजीर खजाना है उसने उसमें कहा है कि जिस तरीके से हम इमदाद या कर्जे दिया करते थे माजी के अंदर, वो बदल गया। अब हमारा और मल्टीलैटरल एजेंसीज का, यानी कि IMF का, उनका एक गहरा लिंक है, और जब तक आपको IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको कहीं से कोई पैसा मिलने वाला नहीं। हम अपने प्लान B बना लेते हैं कि जी IMF के पास नहीं जाएंगे, हम सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे, हम चीन से किसी किस्म की मदद ले लेंगे। वो जमीनी हकीकत अब बदल गई है, अब IMF के बगैर मामला चलता नहीं। सही। और अब ये कि सोल्यूशन अगर कहा जाए तो ये 3 लेटर्स में है IMF, ये हमें इस वक्त करना है, चाहे अभी करे या बाद में करे, हमें यही प्रिस्क्रिप्शन है हमारी मैशत को सही करने के लिए। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करने के लिए, मैंने जिस तरह कहा कि ये लॉबीज हैं और कार्टल्स हैं, वो रिटेल सेक्टर में हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो हर लॉबी है आपकी, हर जगह है ये कार्टल्स, वो इस हुकूमत को करने नहीं देंगे। अगर आप ये IMF प्रोग्राम या होम ग्रोन जो आपका प्रोग्राम कोई भी हो, IMF ना भी हो, तो ये कभी खत्म ही नहीं करने देंगे ना फरूख साहब। ये तो कोई भी सियासी हुकूमत हो, वो ब्लैकमेल हो जाती है इन लॉबीज के आगे, और वो इस तरह के विजुअल्स देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, या अगर आपने सब्सिडी नहीं दी तो हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। जी सरफान साहब, ये एक बहुत बड़ा फैसला हमारी सियासी क़यादत को करना होगा जी। तारीख हमारे सामने है, जिस किस्म के हालात अभी आप बता रहे हैं जहाँ पे कार्टेल्स हैं और वो ब्लैकमेल करती हैं, तो फिर श्रीलंका में भी ऐसे ही हो रहा था, वेनेजुएला में भी हमने यही चीज देखी, अर्जेंटीना में ये कुछ हो रहा था, लेबनान में ये कुछ हो रहा था। इन चारों ममालिक के जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, आप देखिए उनका क्या हाल है। ऐसी हुकूमतें भी, ऐसे मॉडल भी हमारे सामने हैं जहां पे ऐसे कार्टेल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सियासी हुकूमतों ने उनको तोड़ा। साउथ कोरिया का देख लें, एक एग्जांपल हमारे सामने है, वियतनाम का एग्जांपल हमारे सामने है, मलेशिया का एग्जांपल हमारे सामने है, ताइवान का एग्जांपल हमारे सामने है, सिंगापुर का एग्जांपल हमारे सामने है। तो हमने डिसाइड करना है, हमारी हुकूमत ने, कि क्या हमने श्रीलंका बनना है, वेनेजुएला बनना है, या फिर हमने साउथ कोरिया बनना है और वियतनाम बनना है और मलेशिया बनना है। ये नहीं होगा कि आप पब्लिकली जो है वो चाबियां हवाले कर रहे हैं और एक ड्रामा कर रहे हैं, ये किसी सूरत में भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। बैठें, बात करें, अपने इश्यूज़ को रेस करें और इसका हल निकालें। देखिए, गवर्नमेंट भी आपकी है, ये मुल्क भी आपका है, ये फैक्ट्रीज भी आपकी हैं, ये सारा माहौल भी आपका है। यहाँ पर मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है कि जो लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो बेतहाशा रेवेन्यू जनरेट किया है, उनको अच्छी पॉलिसीज़ मिली, इन्होंने जनरेट किया। ये तक हो गया कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो $86 बिलियन से ऊपर चली गई और हम एक बहुत बड़े उस गैप में आ गए।
तो जब इतना गैप आपको मिला, जब इतनी आपको फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में भी काम करना सीख लें और उसको बेहतर तरीके से हमारे साथ बैठकर, गवर्नमेंट के साथ बैठकर उसको हल करने की बात करें। थोड़ा सा जखीरा अंदोजी पर भी लोगों ने रखा हुआ है, ज़्यादा एंटिसिपेशन है कि डॉलर बढ़ेगा, तो हुकूमत की क्रैकडाउन ये सब चीज़ें तो काम नहीं आती। हल क्या है ये जो खासतौर पर डॉलर बहरान है, इसका सोल्यूशन अब क्या हो सकता है और किस तरह हुकूमत को क्या एक्ट करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए इस खत्म करने के लिए इस क्राइसिस को? देखिए सर, आप 2 या 3 चीजें अभी जो एस्टिमेट आप कर रहे थे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर की एफसी जो है, शायद गवर्नर साहब ने भी कहा कि कोई 11,000 के करीब एफसीज हैं, 4-5 बिलियन डॉलर उनकी मालियत है, वो पेंडिंग पड़ी हुई। सही। 2 बिलियन डॉलर के डिविडेंड जो हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम करती हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर वाले हैं, उनकी मेंबरान है, कोई 200 से जायद कंपनीज हैं, उनके कोई 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के डिविडेंड जो हैं वो रुके हुए हैं। कोई 2 दर्जन के करीब जो एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उनके कोई 250 मिलियन डॉलर जो वो रुपयों में टिकट बेचते हैं और फिर उनको हेडक्वार्टर को वापस भेजना होता है, वो भी रुके हुए हैं। तो अमाउंट्स बहुत बड़ी बड़ी, और ये सैफान साहब सारा का सारा खेल जो है ये खुद साख्ता है, ये हमने खुद से क्रिएट किया है। ये जब आप इंटरबैंक का रेट जो है, जो बिल्कुल बोगस रेट है, मतलब 228 में आपको डॉलर देने ही है, तो आपने 228 का रेट किस खुशी में रखा हुआ? जो डिफरेंस है ओपन मार्केट का और इंटरबैंक का, जो आपने तारीखी तौर पे इतना बुलंद मैंने कभी नहीं देखा, ये खुद साख्ता है और उसके नतीजे